है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इस देश में मुद्दों की कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलेंगे। जी हां, एक ढूंढो हजार मिलेंगे। बहुत मुद्दे हैं इस देश में। सरकार के पास विपक्ष को घेरने के लिए बहुत मुद्दे हैं, तो विपक्ष के पास सरकार की कार्यप्रणाली पर, कार्य पद्धति पर सवाल उठाने के लिए कई मुद्दे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस देश में बीते करीब करीब हफ्ता 10 दिन से इस देश में जो विपक्ष और सरकार हैं वो उस मुद्दे पर आपस में भिड़ी हुई हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हैं, जिस मुद्दे पर देश में एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। आप समझ गए होंगे कि मैं बात चीन की कर रहा हूं। चीन जिस तरह से लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जो है अभी भी टकराव जारी है। संसद में भी ये टकराव देखने को मिला। लेकिन जैसे चीन का जो विवाद है, चीन का जो मुद्दा है, वो जैसे काफी नहीं था। अब कोरोना को लेकर भी, जी हां, अब कोरोना को लेकर भी सरकार और विपक्ष में जो है विवाद हो गया है। आप सोचिए कि किन किन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष टकरा रहे हैं। चीन पर, कोरोना पर। इसलिए मेरा आज का शीर्षक आप देखिएगा। मैं आज यही सवाल उठा रहा हूं, मैं आज यही शीर्षक उठा रहा हूं। चीन पर टकराव, कोरोना पर सवाल, कैसे कैसे सियासी बवाल। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कैसे कैसे सियासी बवाल। इस देश में किस किस तरह के सियासी बवाल हम देख रहे हैं। राजनीति एक तरफ है, राजनीति हो, राजनीति में क्या दिक्कत है। सरकार और विपक्ष खुलकर एक दूसरे पर हमले करें। विपक्ष जो है वो सरकार में आने की कोशिश करता है, सरकार अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करती है। ये सब डेमोक्रेसी में होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कहीं तो कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए ना, कि हम इन मुद्दों पे, कम से कम ऐसे मुद्दों पर जहां देश को एकजुट होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, कम से कम उन मुद्दों पर हम राजनीति नहीं करेंगे। ये कम से कम ये विपक्ष में और सरकार में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पहले चीन पर भिड़े थे, अब कोरोना पर भिड़ गए हैं। तो चीन पर टकराव है, कोरोना पर बवाल है, कैसे कैसे सियासी सवाल हैं। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए ये रिपोर्ट देखिए। संसद से लेकर सड़क तक सरकार और विपक्ष लगातार आमने सामने हैं। यूं तो सरकार और विपक्ष में टकराव और तनातनी जीवंत लोकतंत्र का ही एक पक्ष है। लेकिन आज जिन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, आमने सामने हैं, उससे शायद देश का एक बड़ा वर्ग निराश भी होगा और चिंतित भी। कारण बड़ा स्पष्ट है। इन दिनों सरकार और विपक्ष उन मुद्दों पर आपस में भिड़े हैं जहां देश को एकजुट होकर एक साथ काम करने की जरूरत है। अब तक चीनी घुसपैठ और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विपक्ष संसद में सरकार पर लगातार राजनीतिक हमले कर रहा था। आज भी संसद के शीतकालीन सत्र में चीन पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा रहा, जबकि सरकार साफ कह चुकी है कि इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री अपना बयान दे चुके हैं और देश की सुरक्षा से जुड़े मसले पर इस तरह की बहस ठीक नहीं है। चाइना ने जिस तरीके से हिंदुस्तान की, भारत माता को, उसकी सीमाओं की पवित्रता का अतिक्रमण किया है, उस पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। व्यापार बढ़ता जा रहा है। आज तक इन्होंने चीन से आने वाली हवाई जहाजों तक को नहीं रोका है और हमारी सुरक्षा खतरे में है। जवानों पर, भारत के मिलिट्री के ऊपर विश्वास है या नहीं है, ये स्पष्ट करें। मिलिट्री हैज गिवन वेरी क्लियर स्टेटमेंट। हमारा पोजीशन क्या है, हमारा स्थिति क्या है, उस दिन क्या क्या हुआ है, हमारा तैयारी क्या है, ये स्वयं राजनाथ जी भी कहा है, मिलिट्री का स्टेटमेंट भी है। क्या वो चाहते हैं, क्या वो सभी जो हमारे साथ अभी लड़ने का कोशिश हो रहा है, वो तवांग में हो और कई जगह में, उन लोगों को सब पता चलना क्या हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, हमारा प्रिपरेशन क्या है। डू दे वांट दैट? प्रीवियसली ऑल्सो मेनी टाइम्स दे हैव रिक्वेस्टेड the
opposition, then we were in opposition, not to discuss these sensitive issues. They cannot disclose. This they know it. They were in the government from the quite some time. They should at least, for the want of political reason, for the silly political reason, they should not behave like this. चीन पर शुरू विवाद अभी थमा भी नहीं। दूसरी तरफ कोरोना को लेकर भी सरकार और विपक्ष गुत्थम गुत्था हो गए हैं। कोरोना पर ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब चीन सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना की वापसी के संकेत मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को एक एडवाइजरी लेटर भेजा और उनसे अनुरोध किया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें और यदि ये संभव न हो तो फिलहाल यात्रा स्थगित कर दें। हालांकि राहुल गांधी खुद 24 तारीख के बाद कंटेनरों की मरम्मत के बहाने कुछ दिन के लिए अपनी यात्रा स्थगित करके छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। लेकिन इस चिट्ठी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार उनकी यात्रा से डर गई है, इसलिए उसे रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। राहुल गांधी भले ही आरोप लगाएं कि सरकार उनकी यात्रा से डर गई है, लेकिन सच तो यह है कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि एडवाइजरी सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, सभी जगह भेजी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ जो जंगल राज है, कुशासन है, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ 200 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा चल रही थी और जब कोविड की गाइडलाइन आई, तुरंत जो यात्रा बची हुई थी उन यात्राओं को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, तो संसद में आज प्रधानमंत्री, स्पीकर से लेकर कई मंत्री और सांसद मास्क लगाए दिखाई दिए, पर कांग्रेस के नेताओं को प्रधानमंत्री का मास्क पहनना भी रास नहीं आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मास्क पहनने पर ही प्रधानमंत्री का मजाक बना दिया। तो आपने रिपोर्ट देखी और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को बढ़ाएंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल होगा, कभी सेना को पिटवाएंगे, कभी कोरोना का मजाक बनाएंगे, ऐसे कैसे भारत जोड़ पाएंगे? जी हां, मेरा सवाल है, कभी सेना को पिटवाएंगे, कभी कोरोना का मजाक बनाएंगे, ऐसे कैसे भारत जोड़ पाएंगे? ये मेरा सवाल है और उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। चारों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संजू वर्मा जुड़ी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी जुड़ चुकी हैं। मेरे साथ स्वाति मलिक जुड़ी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं स्वाति मलिक जी। अवधेश कुमार जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। और मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अवकाश प्राप्त संजय कुलकर्णी हैं, जिनकी चीन के मामलों में जो है वो कह सकते हैं कि वो उनकी काफ़ी पकड़ है और वो ऐसे ऐसे इलाकों में तैनात रहे हैं जहां पर कि चीन के साथ जो है, चीन की रणनीतियों पर बारीक से नज़र रखते थे, उसको काउंटर करते थे।
चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत मैं अवधेश जी आपसे करना चाह रहा हूं आज की डिबेट का, क्योंकि मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। और मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही होगी कि भाई हम लोग चीन जैसे मुद्दे पर, हम लोग कोरोना जैसे मुद्दे पर, इस पर भी जो है देश में एक आवाज नहीं सुनाई देती। इस पर भी सरकार और विपक्ष गुत्थम गुत्था है। आपने लंबी एक राजनीतिक जो है देश की राजनीति पर आपके पैनी नजर रही है, आप शुरू से देखते रहे, बहुत लंबे अरसे से देखते रहे। क्या आपको याद आता है कि ऐसे राष्ट्रीय संकटों के अवसर पर भी, ऐसी राष्ट्रीय चुनौतियों के अवसर पर भी विपक्ष और सरकार इसी तरह से गुत्थम गुत्था दिखाई दिए? पहले भी क्या ऐसा ही होता था, क्या ये नया ट्रेंड है राजनीति में? नहीं, देखिए, हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस के शासक काल में, आपको याद है जिस समय नरसिम्हा राव का शासन काल था, पाकिस्तान से बिल्कुल एक तनावपूर्ण स्थिति थी, कश्मीर में चरम पर आतंकवाद था। बीजेपी उस समय एक बड़ी पार्टी बन के आई थी, उसकी 119 सीटें थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कभी भी नरसिम्हा राव की सरकार को घेरने, बयानबाजी करने की कोशिश नहीं, बल्कि विपरीत भारत के पक्ष रखने के लिए बीजेपी के नेता के तौर पर नरसिम्हा राव उनसे भेजते रहे। कार्यक्रम में नरसिम्हा राव ने कहा भी था, फिक्की में हम सब लोग उस कार्यक्रम में थे, कि अटल जी तो मेरे गुरु के समान है। तो वो एक, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं। लेकिन हमने, जो आप पूछ रहे हैं, देखिए हमने देखा है ये, मैंने पिछली बार भी आपके कहा, 1999 में जब करगिल का युद्ध चल रहा था, तो एक और हमारी सेनाओं के बलिदान हो रहे थे, वो शहीद हो रहे थे, दूसरी ओर प्रतिदिन कांग्रेस की प्रेस वार्ता में और सीपीआई सीपीएम जो वामपंथियों की प्रेस वार्ताओं में सरकार पर अटैक हो रहे थे। उसी समय लगा कि हमारा देश तो फूटा हुआ ढोल है, हालांकि उसका विरोध होना शुरू हुआ देश में, उसका विरोध होना शुरू हुआ। और आप समझिए, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पहला चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था, और उस समय इतिहास की सबसे कम सीटें 114 तक कांग्रेस सिमटी थी। तो हमारे देश में यही स्थिति बनी है। इसलिए मैं तो ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस समय की जो परिस्थिति है वो इस नाते मेरे को भी हैरत में डाल रही है कि हमने देखा है कि चीन जैसा एक दुष्ट देश, जिसने कि पिछले कोविड का लाभ उठाकर केवल गलवान में ही हमला नहीं किया था, दुनिया भर की उन कंपनियों को अलग अलग देशों पर कब्जा करने की कोशिश की जो आर्थिक संकट में थे, निवेश करके कहा कि दुनिया में हमारे साम्राज्य का विस्तार हो, और भारत जो एक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो रहा है उसको रोके। और उसमें जब आप आज भी कहते हैं कि 2000 किलोमीटर हमारा चला गया हुआ, तो हमने वो सब देखा है अभी, और इसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो यही मानता हूं कि जब हमारी राजनीति जब बड़े लक्ष्यों से ओझल हो जाती है, जब उसके सामने राष्ट्र खत्म हो जाता है कि हमारा राष्ट्र का हित, राजनीति का हित खत्म हो जाता है, और किसी व्यक्ति और राजनीति को पराजित करना मूल लक्ष्य हो जाता है, बहुत कुछ चाहने के बाद जब आप पराजित नहीं होते, भाई तभी न कह रहा है नारायण नारी है, किस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं ये आप कल्पना कर सकते हैं पहले कि इस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं। कोई कह रहा है कि हत्या कर दो, कोई कह रहा है कि रावण जैसा सिर है, कोई कह रहा है भस्मासुर है। केवल आप चीन के साथ क्यों देख रहे हैं आप? नहीं, ठीक है, नहीं, आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं अवधेश जी मैं आज उस तरफ नहीं, क्योंकि फिर बात होगी, फिर मैं, देखिए मैं आपको एक बात जाना नहीं, हाँ, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम जाएंगे तो फिर कांग्रेस के पास अपने जवाब है, बीजेपी के पास अपने जवाब है। आप आज मेरा मूल सवाल यह है कि भाई ऐसे मुद्दों पर क्या देश एक साथ नहीं खड़ा हो सकता? हमने इससे पहले भी देखा, कोरोना पर भी सरकार और विपक्ष जो है, जब वैक्सीनेशन के मसले पर भी हमने देखा कि देश बटा हुआ दिखाई दिया, चीन के मसले पर बटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब जबकि कोरोना इस वक्त चाइना से जो लगातार वीडियोज आ रहे हैं और जो दुनिया भर से खबर आ रही है, दुनिया के कई देशों में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, ब्राजील शामिल है, कई देशों में, जापान, दक्षिण कोरिया, वहां पर जबकि कोरोना की वापसी के सारे खबरें आ रही हैं, ऐसे में कोरोना पर भी हम लोग एकजुट नहीं हो सकते। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं इस पर बना रहा हूं, क्योंकि आपने कहा ये क्यों हो रहा है। मैं एक मिनट आपने कहा ना ये क्यों हो रहा है, मैं जल्दी से, मैं इस डिबेट को जाहिर से आगे बढ़ाऊंगा और चर्चा होगी, लेकिन मैं चाहता हूं एक मिनट में स्वाति जी और संजू जी आप दोनों जवाब दें, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? स्वाति जी आपसे शुरू करें, ऐसा क्यों हो रहा है 1 मिनट में, उसके बाद मैं आपको पूरा समय दूंगा, लेकिन शुरुआत में मैं जानना चाहूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। अशोक जी, आज के दिन जो सरकार और जो पूरे ऑपोजिशन में है ना, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, मैं पूरी ऑपोजिशन की बात कर रही हूँ, एक बहुत ही डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट हो गया है, भरोसा नहीं है। और वो क्यों हुआ है हमें ये भी देखना पड़ेगा। मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ कि चाइना कोविड
ये बातें ऐसी हैं कि सबको एक ही आवाज उठानी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक सरकार का आपको कंडक्ट भी देखना पड़ेगा। जब हमने बोला कि आप पार्लियामेंट में डिस्कशन कर रही है, नहीं की गई, मान ली बात, सेंसिटिव इशू है, मान ली बात, लेकिन एक जिम्मेवार सरकार, एक ट्रांसपेरेंट सरकार एक कोर ग्रुप बनाती, हर पार्टी का एक एक उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मेंबर होता, जो उनसे बातें शेयर की जाती, पब्लिक मत कीजिए ये बातें। हम मानते हैं कि हाँ बहुत सेंसिटिव इशू है, पब्लिक नहीं हो सकती ये चीजें, लेकिन जो इशू सेंसिटिव है उसको एक कोर ग्रुप बना के उसकी तो मीटिंग की जा सकती थी, उसमें तो अपडेट किया जा सकता था, उसमें तो ऑपोजिशन को भी भरोसा दिलाया जा सकता था। सिर्फ इतनी सी बात है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे सवाल हैं, जो पार्लियामेंट में भी सवाल हैं, वो सिर्फ उनकी जो हमारा जो बॉर्डर पे हमारा युद्ध, ऑलमोस्ट युद्ध चल रहा है, उसके बारे में ही नहीं थे, बाकी भी चीजें थी। हम पार्लियामेंट में ये भी पूछना चाहते थे कि जी आपका जो हमारा जो ट्रेड है चाइना से, वो क्यों नहीं रुक रहा, हम क्यों उनको एम्पावर किए जा रहे हैं फाइनेंशियली, हम उनको और ठीक है स्वाति जी, मैंने शुरुआत में सिर्फ एक मिनट में मैंने आपको करीब 1.25 मिनट दिए। संजू जी मैं आपको भी जल्दी से 1.25 मिनट देता हूं। वो कह रहे हैं ट्रस्ट डेफिसिट है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच, इसलिए ये चीजें हो रही हैं, हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता, इसलिए चीजें हो रही हैं। जी अशोक जी, पहली बात मैं सीधा ट्रेड डेफिसिट पर अपने जो व्यूज हैं वो आपके दर्शकों के समक्ष रखूंगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2004 में सत्ता का धारण किया, सत्ता में आई, तो ट्रेड डेफिसिट था ना के बराबर। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में जब सत्ता छोड़ी तो कांग्रेस को जो ट्रेड डेफिसिट मिला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से, वो था $1.4 बिलियन, $1.4 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कांग्रेस को मिला वाजपेयी सरकार द्वारा 2004 में। 2004 से लेकर 2014 10 सालों में कांग्रेस ने ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ कितना बढ़ाया? $1.4 बिलियन बढ़ के बन गया $36 बिलियन। यानी कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई, मोदी सरकार को थाली में परोसकर कांग्रेस लेड यूपीए ने कितना ट्रेड डेफिसिट सौंपा? $36 बिलियन। अभी बिना ज्यादा वक्त किए 10 सेकंड में कहूंगी। इसका मतलब कि यूपीए के दौरान 10 सालों में 2004-2014 $1.4 से $36 बिलियन ट्रेड डेफिसिट बढ़ा कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान, विच मीन्स 2471% ट्रेड डेफिसिट बढ़ा पिछले 8 सालों में। 10 सेकंड, $36 बिलियन बना $73 बिलियन, डबल हुआ है, जो कि स्वाभाविक है। जब इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, विकास होता है, विस्तार होता है, तो आप हमारे डबलिंग ऑफ ट्रेड डेफिसिट पर ध्यान मत दीजिए। आपके 10 सालों में लगभग 250% बढ़ा है। संजू जी, 2500% बढ़ा है। नहीं संजू जी एक मिनट, की जानकारी ना हो। संजू जी एक मिनट, मैं आप अपनी पिच पे चली गई खेलने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आर्थिक मामले आपका अपना डोमेन है, तो आप पूरा उसी पर आपने जवाब दे दिया। ठीक है, वो भी जानकारी आनी चाहिए थी क्योंकि वो सवाल उठाया, लेकिन मैं चाहता था कि एक शुरुआत में हम ये समझ सके भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्वाति जी ने कहा कि भाई एक ट्रस्ट डेफिसिट है सरकार और विपक्ष के बीच। स्वाति जी आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी जो संजू जी ने कहा, ताकि फिर मैं दोबारा संजू जी के पास जाकर के जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं उस पर भी आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? जी संजू जी ने इतने अच्छे से अभी समझाया कि क्या था, क्या हो गया है और क्यों हुआ है, सारी बातें हुई। यही बातें अगर पार्लियामेंट में हो जाती तो यहाँ पे हम डिस्कस ही नहीं कर रहे होते। यही तो बात है। ये बातें हम प्रवक्ताओं के आपस में कहने की नहीं है, ये बातें डिस्कशन की हैं। ये बातें डेमोक्रेसी में आपस में डिस्कशन की है इन द पार्लियामेंट, जिसके लिए हमने इलेक्ट करके अपने एक्सपर्ट्स को भी वहां भेजा हुआ है। अशोक जी इतना तो आप मानेंगे, अगर वहां पे डिबेट हो जाती है होता ही नहीं। रही बात ये 34 से 76 ऑफ इतना तो माना इन्होंने कि डबल हुआ है, इतना तो माना। और ये बोल रहे हैं कि अभी पिछले कुछ सालों में इसलिए क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है। अरे आप पिछले 2 साल का उठा के देख लीजिए, इकोनॉमी कहाँ तरक्की हुई है अशोक जी? कहाँ है नौकरियां? चाइना जो इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ भेज रहा है, कहाँ जा रहा है ये सब? कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ, नौकरियां कहाँ है, तरक्की कहाँ है? पिछले 2 साल आप कोविड का आप देख के अभी आपको संजू जी बता देंगी, सारे स्टैट्स आपको बता देंगी कि पिछले 2 साल में कितना ट्रेड बढ़ा है, कितना कम हुआ है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ
कि हमारा सवाल ये है कि आज जब हमारे बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, आज जब हमारे बॉर्डर पे इतना बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हुआ है, उस समय तो बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। पाकिस्तान से हमारा कितना ट्रेड डेफिसिट है अशोक जी? ओके, हम क्यों किसी भी कंट्री हाँ, किसी भी देश को उनको एम्पावर कर रहे हैं? ओके, अब आप इनसे पूछ लीजिए। बाकी जो मेरा मुद्दा असली जो हमने पहले बोला था वो ओके संजू जी, आप इस पर जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, लेकिन साथ साथ मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है। जो शुरू में उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है, अगर हम आज जो है कोरोना पर, चाइना पर भी हम सरकार और विपक्ष को आमने सामने देख रहे हैं, तो ट्रस्ट डेफिसिट है और शायद उसकी जिम्मेदारी सरकार की है ट्रस्ट डेफिसिट कम करे। आप रिस्पॉन्ड कीजिए जी। अशोक जी, स्वाति जी के साथ मैं पहली बार डिबेट में हूं, तो थोड़ा लाइट हार्टेड मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में ये सब बताना चाहिए, तो शायद हम जैसे लोगों को पार्लियामेंट जाने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। खैर, ये एक लाइट हार्टेड कमेंट है। चलिए, शुभकामनाएं हैं। जल्दी से आप और स्वाति जी पहुंचे, राज्य संसद में पहुंचे, अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी जी। ठीक है, अभी स्वाति जी ने, मैं आपका ट्रस्ट डेफिसिट पर भी आऊंगी, बस 10 सेकंड में ये बता दूं कि 2022-21 के फाइनेंशियल ईयर में ये $73 बिलियन हुआ, बट 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में ट्रेड डेफिसिट सिर्फ 44 बिलियन था। और ये बढ़ा क्यों? इसका खाली एक ही कारण है कि आज जो सबसे ज्यादा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं वो सिर्फ एसेंशियल एपीआई और बल्क ड्रग्स है। फिर उनका इस्तेमाल करके भारत फॉर्मुलेशंस बनाता है, जिसको फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि $2.5 बिलियन का एपीआई हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, पर उस एपीआई को फिर फॉर्मुलेशन में तब्दील करके हमारा जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है वो लगभग 25 से 30 बिलियन है। तो ये वैल्यू एडिशन करके हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो चाइना के साथ है, टर्म्स ऑफ ट्रेड भी देखना चाहिए। सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड डेफिसिट की बात मत करिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड यदि आप देखेंगे तो भारत नेट विनर है, ना कि लूजर। अभी मेन बात है ट्रस्ट डेफिसिट की। मैं ये लेकिन एक जल्दी से रिस्पॉन्ड, एक जल्दी से आप ट्रस्ट डेफिसिट, हाँ, मैं उस जवाब लूंगा, उसका आपको टाइम दूंगा ट्रस्ट डेफिसिट, लेकिन एक जल्दी से सवाल, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा, पूरे देश को भी कई बार लगता है भाई चाइना जब बार बार इस तरह से कर रहा है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसके साथ हम ट्रेड जो है और वो चीजें जो है और ज्यादा कर्ब करें? अशोक जी, आज तो आपने एक के बाद एक सिक्सर मार के मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, पर मैं जवाब दूंगी आपको। ये जो लोग बेतुकी बातें करते हैं, बिना पढ़ लिख कर डिबेट पर आते हैं, मैं स्वाति जी की नहीं, पर मैं तो दिन में इतनी डिबेट करती हूँ। मतलब आप मेरे को कह रही है मैंने सवाल पूछ लिया तो? नहीं, आपको नहीं कह रही हूँ, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, आपसे तो सीखने को मिलता है हमको, अवधेश जी से सीखने को मिलता है। बात इतनी सी है कि WTO का गठन हुआ था 1995 में, और भारत WTO का मेंबर आधिकारिक रूप से 1995 से है, और WTO के रूल्स ये स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जब तक घमासान युद्ध ना हो दो देशों के बीच में, कोई भी देश एक दूसरे देश के साथ ट्रेड पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकता। और यदि आप बंद नहीं करें तो जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है, 110 इंपॉर्टेंट आइटम्स है, जिसमें ये एपीआई, बल्क ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, इन पर तो रोक नहीं लग सकता। तो हम यदि आज चीन के साथ पूरी तरह से अपना ट्रेड नहीं खत्म कर रहे, उसका मुख्य कारण है कि 150 देशों के साथ भारत भी WTO की ऑब्लिगेशन से बंधा हुआ है। ठीक, और अब ट्रस्ट डेफिसिट वाले सवाल पे, क्योंकि मुझे लगता है इस डिबेट को मैं अन्य बिंदुओं पर भी ले जाना चाहूंगा। ट्रस्ट डेफिसिट पे आप जवाब दे दें, उसके बाद फिर मैं जरूर जनरल कुलकर्णी के पास जाऊंगा, और चीन के साथ साथ कोरोना को लेकर भी जो जंग चल रही है विपक्ष और सरकार में, उस पर आऊंगा जी। ट्रस्ट डेफिसिट, अशोक जी, मैंने कई डिबेट पर पिछले 72 घंटों में कहा है कि ताली दो हाथ से बजती है। सत्ताधारी पार्टी इंफॉर्मेशन क्या शेयर करना चाहिए, क्या विपक्ष को एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाना चाहिए। पर 10 सेकंड में इतना कहूंगी कि NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980, जिसको इंदिरा गांधी ने जामा पहनाया था, और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ साथ हमारे पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट साफ शब्दों में कहता है कि सिक्योरिटी इंटरनल हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, इन मामलों में सत्ताधारी केंद्र पार्टी तय करेगी कितनी इंफॉर्मेशन विपक्ष के साथ शेयर करनी है,
कब शेयर करनी है और किन हालात में शेयर करनी है। तो जो पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में सदन के फ्लोर पर कहा कि जब 2008 और 2013 के बीच 600 से ज्यादा बार चीन ने अतिक्रमण करने की कोशिश की, उस वक्त विपक्ष ने, बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा हठधर्मी बनकर कि भाई हमको तो आज के आज जवाब चाहिए, नहीं तो हम वॉकआउट करेंगे। हमने अपने समय का इंतजार किया कि जब सत्ताधारी पार्टी सही समझेगी वो क्लैरिफिकेशन देगी, यही परंपरा रही है। ओके, चलिए, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि आज हम एक एक सवाल का जवाब भी ले रहे हैं और सवाल जो उठ रहे हैं उस पर भी हम जरूर आएंगे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि चीन के साथ जिस तरह के संबंध हैं और चीन में जो कुछ हो रहा है, और चीन को लेकर सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि संसद में जो हो रहा है उसको लेकर रक्षा एक्सपर्ट क्या सोचते हैं। जनरल कुलकर्णी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आता हूं मैं। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. बुजुर्गों का शरीर शीघ्र ठंडा हो जाता है। शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या कम हो जाने से उनको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठंड में बाहर रहने पर या बेहद ठंडे कमरे में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। शीतलहर के दौरान एक से ज्यादा गर्म कपड़े पहने। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ और पैर पूर्ण रूप से ढके। बारिश या बर्फबारी हो तो वाटरप्रूफ जैकेट पहने। नम या गीले कपड़े तुरंत बदले। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बने रहते हैं। शराब मत पिएं। यदि आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरों में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं चीन पर टकराव, कोरोना पर सवाल, कैसे कैसे सियासी बवाल, ऐसे मुद्दे जिन पर देश में सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को, पूरे देश को एकजुट होकर बात करना चाहिए, चाहे वो चीन का मामला हो या फिर वो मामला हो कोरोना का। लेकिन ऐसे मामलों पर भी सरकार और विपक्ष
अलग अलग दिखाई देते हैं, ऐसे मामलों पर भी सरकार और विपक्ष गुत्थम गुत्था दिखाई देते हैं। आखिर ये क्यों? इसी पर बात कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजू वर्मा बीजेपी से, स्वाति मलिक कांग्रेस से, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, क्या आपको लगता है कि सरकार और विपक्ष के बीच जो है, मैं आप राजनीतिक सवाल के तौर पर नहीं, मैं सिर्फ एक रक्षा एक्सपर्ट के तौर पर पूछ रहा हूं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है शेयर होनी चाहिए? और सवाल फिर ये है, संसद में जो है, जब मान लीजिए चीन के साथ टेंशन है, तो आपको लगता है ऐसे में संसद में क्या इस पर डिबेट होना कैसे आप देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम राष्ट्र सुरक्षा को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सब को लगना चाहिए कि जहां अब हमारे को मालूम है चीन हमारा दुश्मन है, हमने सब एकजुट लेकर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब अनबन होती है देश के अंदर, इसका फायदा सिर्फ दुश्मन को होता है, वो है चीन। क्योंकि एक लोकतंत्र होने के नाते हम लोग सब ओपन मीडिया में बात करते हैं, पार्लियामेंट के सेशंस ऑनलाइन जाते हैं, सब कुछ बातचीत होती है। चीन के बारे में चाहे क्या ग्लोबल टाइम्स बोलता है वही हमें पता चलता है। चीन के अंदर इतना कोविड फैला हुआ है, उसके बारे में चीन में सिर्फ 4 ही लोग मरे हैं, लेकिन पूरे विश्व में कह रहे हैं कि लाखों लोग मरने की तादाद में है। तो चीन से कोई बात नहीं निकलती है। लेकिन भारत में छोटी सी बात को इतना बड़ा पहाड़ बना करके सब जगह ऐसी चर्चा हो रही है, पता नहीं क्या। लेकिन जब सुरक्षा का मामला आता है, इसके ऊपर मुझे लगता है अगर किसी को कोई शंका है, किसी को कोई क्लैरिफाई करना है, तो उन्होंने मुझे लगता है स्टेटमेंट देने पार्लियामेंट में जरूर चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट है, एक लोकतंत्र है। लेकिन उसके ऊपर जो डिस्कशन है उसके ऊपर शायद थोड़ा सा अपने को मुझे लगता है बच के रहना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को शक है तो उसकी मिनिस्टर के चेंबर में चले जाए या कहीं अंदरूनी इंडोर मीटिंग कर ले और अपने एक दूसरे के जो सवाल जवाब है या जो शक है उसको दूर करे। ये जो मामला है, खासकर यांगसे के ऊपर जो मामला है, ये एक वन ऑफ द 8 डिस्प्यूटेड एरियाज है जो म्यूचुअली एक्नॉलेज्ड है, यानी दोनों चीन और भारत के बीच में एक्नॉलेज डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ पर आज ही नहीं, मैं तो 1999 में वहां था, मैं 2005, 2006, 2007 में वहां था, तो मैंने देखा है, हर साल देखा है वहां पे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यांगसे जो एरिया है एक ग्रेजिंग ग्राउंड है, दूसरा डोमिनेटिंग है, तीसरा एक उसके तरह के हिस्टोरिकल होली रिवर, एक वहां पे वाटरफॉल है, उसके लिए वो पानी के लिए आते हैं। तो ये जो है, ये सब चीजें, और चीन के साथ जैसे 17th राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है, इतने सारे राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं, बाकी पॉलिटिकल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत होती रहती है, हमारी को कमांडर लेवल पे बातचीत हुई, क्या निकला है? यही कि हम लोग तो बातचीत करते रहेंगे, यकीन करेंगे कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रहेगा वेस्टर्न सेक्टर में। अभी भी वो ईस्टर्न सेक्टर की बात नहीं कर, और काफी कुछ जो चीन के बारे में है हम लोगों को शायद मालूम नहीं है। अगर हम कहें चीन और भारत के बीच में, अगर 99% से भी ज्यादा लोग कहेंगे कि एक मैकमोहन लाइन है, एक मैकमोहन लाइन ही नहीं है, काफी कुछ है। लद्दाख में किसी को क्या जॉनसन लाइन के बारे में नहीं मालूम होगा, निकात में मैकडोनल्ड लाइन के बारे में मालूम नहीं होगा, 1959 क्लेम लाइन के बारे में मालूम नहीं होगा, इधर मैकमोहन लाइन के बारे में मालूम नहीं होगा कि क्यों मैकमोहन लाइन आज तक क्यों नहीं मानी जाती है, कब दस्तखत किया, काफी चीजें जो है लोगों को मालूम नहीं। और क्योंकि चीन जो हमारा पड़ोसी बना 1950 में, उससे पहले 1949 में मैं कहूंगा, उससे पहले तो चीन पड़ोसी नहीं था, तिब्बत पड़ोसी था। तो उसके बाद जो अनबन हुई है, और जिस प्रकार से चीन लगातार अपने बात को लेकर के। पर जनरल साहब, आप जो बार बार बात कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि भाई ये डिस्प्यूट उस तरह के चल रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें नहीं जानते चीन को लेकर के, लेकिन हम तमाम टेलीविजन चैनल पर देखते हैं एक्सपर्ट लोग बैठ करके लगातार बात करते हैं और ऐसे बताते हैं कि भाई देखिए वहां पर तो घुस चुका है चीन, इतने किलोमीटर घुस रहा है, 15 किलोमीटर अंदर आ गया, और वो लगातार कह रहे हैं पिछले 2 साल से चीन लगातार घुसपैठ करते जा रहा है। भारत की जमीन, अभी खड़गे साहब ने कह दिया था कि भारत की जमीन जो हड़पते जा रहा है, वहां पे फैक्ट्रियां बना रहा है, वहां पे क्या वास्तव में सिचुएशन है क्या? क्योंकि आप वहां रहे, वहां से परिचित है, इस तरह की चीजें हो रही है कि ये सिर्फ डिबेट में और सिर्फ लोगों को एक तरह के भ्रम में डालने की स्थिति है। नहीं अशोक जी, ऐसे है, ये जैसे हम लोग बात करते हैं, जब LAC हुआ, अब LAC के बाद पेट्रोलिंग पॉइंट्स हुए, पेट्रोलिंग पॉइंट्स के द्वारा हम लोग पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाते हैं, वो उस तरफ आते हैं। जब वहां पे कोई ऐसे लाइन तो बनी नहीं हुई, नहीं कोई ऐसे पत्थर की दीवार तो है नहीं, या कोई फेंसिंग तो है नहीं कि आप इधर नहीं आएंगे।
तो इधर उधर लोग चले जाते हैं। उसके लिए 1993 के प्रोटोकॉल है, 1996 के प्रोटोकॉल है कि उस प्रोटोकॉल के द्वारा एक दूसरे को फायरिंग नहीं करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा इतने बार इंट्रूजन हुआ है, चीन ने आने की कोशिश की है तो गोलियां कहीं नहीं चली हैं। जो कुछ भी अभी तक लोग मारे गए हैं दोनों तरफ से, और अब इस बार तो जबरदस्त घायल हुए चीन की तरफ से, तो ये सब गुत्थम गुत्था की लड़ाई में हुआ है। इसका मतलब कुछ एक प्रोटोकॉल्स हैं। और चीन क्योंकि अपने आप को एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानता है, और उनके जो राष्ट्रपति है आज वो माओ सेतुंग के ख्यालात में है कि पावर फ्लोस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। उनको लगता है कि हान जो है अब पूरे विश्व भर में उनका नाम और निशान होना चाहिए, और वो अपने जो आबादी है उसको बार बार ये कहते हैं कि आप अपने हक जो है, जो फ्रीडम आप कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम, ये आप सब हमको सरेंडर करें, मैं आपको एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करूंगा। उसके ऊपर चाहे हम लोगों को मानना नहीं हो, अब एक लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र को लेकर के जो एक तरीके से मैं कहूंगा आजादी है, सब कोई कुछ भी बोल देता है, किसी को भी कुछ भी फौज जो है वो किसी की नहीं है, देश की फौज है, और सरकार जो है सरकार है, किसी की भी हो, जो सरकार है, चाहे कोई किसी भी पार्टी की हो, तो फौज जो है उसके जो कहा जाता है उस बात पे काम करेगी, इसमें किसी को शक नहीं, और फौज के ऊपर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। शक नहीं होना चाहिए, फौज के ऊपर शक नहीं होना चाहिए। स्वाति जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, अवधेश जी फिर आऊंगा आपके पास। फौज के ऊपर सवाल बार बार उठाना ठीक नहीं है, मैं अभी कोरोना पर भी आऊंगा, क्योंकि बार बार फौज को लेकर के, और मैं तो आज सुन रहा था कि आज कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि भाई राहुल जी ने जो कह दिया कि भाई सेना, भारतीय सेना पिट रही है, वो उनके शब्द सही नहीं थे, कई कांग्रेस के नेता मान रहे हैं। क्या कांग्रेस आधिकारिक रूप से लग रहा है कि राहुल जी ने जो है चूक कर दी है कह के कि भारतीय सेना की वहां पे पिट रही है, चीनी आ रहे हैं और भारतीय सेना को पीट रहे हैं, सैनिकों को पीट रहे हैं? देखिए अशोक जी, भाषा या एक शब्द को उठाने से बजाय हमें ये वो क्यों बोला गया, उसकी इंटेंट क्या थी, सवाल क्या था, डिस्कशन क्या थी, उसके जो किस लिए वो लाइन भी क्यों बोली गई, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और हम यहाँ पे आर्मी, हम अपनी फौज पे, अपनी डिफेंस पे, अपने डिफेंस पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, ना कोई सवाल उठा रहा है। हमारा सवाल हमारी आर्मी से नहीं है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उन्हीं की वजह से, मैंने पहले बोला हुआ है, उन्हीं की वजह से आप और मैं अशोक जी यहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, वरना नहीं होती डिस्कशन। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ सरकार से, और जैसे अभी कुलकर्णी जी ने बोला और बहुत अच्छा बोला कि एक ग्रुप बन के एक एक लोग लेके डिस्कशन हो सकती थी, एक मिनी कमेटी बना के वो बताया जा सकता था, वो बता दें हम चुप हो जाएंगे। लेकिन ये तो देखिए सवाल तो उठाए जाएंगे। और ये संजय जी सवाल सेना पे नहीं, सरकार से। और वो जो पहले भी स्वाति जी ने कहा कि भाई कुछ एक मंत्री जी अपने कमरे में बुला करके कुछ लोगों को ब्रीफ कर सकते थे, तो शायद इस सबसे बचा जा सकता था, जो स्वाति जी ने पहले कहा। रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूँ। अवधेश जी कहाँ, मुझे दिख नहीं रहे, जरा अवधेश जी को स्क्रीन पे ले आइए। हाँ संजू जी बोलिए। अशोक जी, पहली बात तो ये, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ये तीनों ने स्पष्ट शब्दावली में एक चीज बार बार लगातार दोहराई कि चीन ने अतिक्रमण करने की कोशिश की, पर हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। नरेंद्र मोदी जी ने खुद पिछले 8 वर्षों में, अभी चीन का नाम लिया नहीं लिया, जिसको पॉलिटिक्स की इतनी सी भी जानकारी है वो जानता है कि मोदी जी का इशारा किस तरफ था। उन्होंने बार बार दोहराया, ना 1 इंच जमीन पर कब्जा हुआ है और ना 1 इंच जमीन पर आगे चल के हम कब्जा होने देंगे। अमित शाह जी ने तो ये तक कह दिया था कि जान दे देंगे। जब कश्मीर पर एक बहस हुई थी सदन के अंदर, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि चलो मान लो राहुल गांधी का कहने का तात्पर्य कुछ और था। आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे जवानों पर हमें गर्व है, जवानों पर आपको गर्व है, तो आप ये भाषा, एक भाषा की मर्यादा, और जो 18 साल से 18-19 साल से ये सांसद रह चुके हैं राहुल गांधी, उनको भाषा की मर्यादा की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। कहते हैं चीन की सेना ने घुसकर हमारे जवानों की खूब जमकर पिटाई की। अरे अशोक जी, ऐसी भाषा तो मैं बोलती हूँ किंडरगार्टन में पढ़ने वाले बच्चों को भी यदि हम 1 बार डांटे, 2 बार डांटे, 3 बार डांटे, पिटाई करी आगे। अच्छा, और एक चीज और सिर्फ 10 सेकंड में, क्या कांग्रेस ने इसको नॉर्मलाइज कर लिया है ऐसी शब्दावली को? जी हाँ, आपको याद होगा कि 2019 में जब पुलवामा हुआ था और मोदी सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया था बालाकोट के साथ
रणदीप सुरजेवाला का स्टेटमेंट याद है? उन्होंने कहा था पुलवामा तो जानबूझ के एक होम ग्रोन टेरर अटैक है। होम ग्रोन मतलब मोदी सरकार ने करवाया है और बालाकोट सिर्फ करवाया 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। ये रणदीप सुरजेवाला का पब्लिक में स्टेटमेंट है। इनके ही शीला दीक्षित जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी, इनके बेटे संदीप दीक्षित जो अभी हमारे दिवंगत एक्स आर्मी चीफ बिपिन रावत को क्या कहा था? सड़क का गुंडा। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में, कांग्रेस ने क्या कहा था? खून की दलाली करती है मोदी सरकार। तो मैं ये बता दूं, राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार बार बार हमारी सेना का मनोबल तोड़ने की भरपूर कोशिश की है। पर संजू जी, पर वो नाकामयाब होंगे जब तक मोदी जी सत्ता में है। ये काम तो पर संजू जी, आप जानते हैं इस तरह की जब शब्दावली का कोई भी इस्तेमाल करता है तो जनता पसंद नहीं करते। वो हम चुनाव में देख रहे हैं, बार बार नतीजा आता है। फिर सवाल यह है कि मेरा फिर उससे जुड़ा सवाल है कि आप लोग राहुल गांधी से या भारत जोड़ो यात्रा से डरते क्यों हैं? चिट्ठी भेज दी कि भाई प्रोटोकॉल का पालन करिए, नहीं तो जो है यात्रा रोक दीजिए। नहीं अशोक जी, एक चीज ध्यान से सुनिए। अभी बार बार मैं कई डिबेट पर जा चुकी हूं इस पर। पिछले हफ्ते तक ना आप ना मैं, सच बात है ये, ना कोई मेडिकल एक्सपर्ट, कोई नहीं कह रहा था कि B.7 ओमिक्रॉन का जो ये सब वेरिएंट है ये जानलेवा हो सकता है। 18 तारीख यानी कि पिछले संडे प्रधानमंत्री त्रिपुरा में और मेघालय में थे, तब भी इस बात का खुलासा नहीं हुआ। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। ये 2 दिन पहले पिछले सिर्फ 48 घंटों में पता लगा है कि हालात चीन में खराब तो थे, पता थे, पर हालात अभी इतने खराब हो गए हैं कि ये सुपर स्प्रेडर बन सकता है। तो उसके चलते मनसुख मांडविया ने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए और ये एतबार बरतिए कि भाई आपकी यात्रा में जो लोग भाग लेते हैं उनको बाद में आइसोलेट किया जाए और यात्रा में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाए जिन्होंने एटलीस्ट 2 डोज लगा ली है। मोदी जी कई बार कह चुके हैं भाई प्रिकॉशन डोज सबको लगानी चाहिए, गवर्नमेंट अस्पताल में मुफ्त है। कितने लोगों ने सुना? 22 करोड़ वैक्सीन डोजेज आज भी सरप्लस में स्टेट गवर्नमेंट के साथ पड़ी हैं। क्यों नहीं लगवाई जा रही है प्रिकॉशन डोजेज? राज्य सरकारें तो कहती है कि हेल्थ हमारा सब्जेक्ट है तो लगवाइए ना। राजस्थान में लगवा रहे हैं क्या प्रिकॉशन डोजेज? छत्तीसगढ़ में प्रिकॉशन डोजेज लगवा रहे हैं, झारखंड में प्रिकॉशन डोजेज लगवा रहे हैं, केरल में प्रिकॉशन डोजेज लगवा रहे हैं। सिर्फ मोदी सरकार पर ताना कसना बहुत आसान है। पहले थोड़ा अपने बैकयार्ड में जाकर देखिए जो आपको करना चाहिए, क्या आप वो उतना काम कर रहे हैं कि नहीं? सिर्फ ताना कसिए ना। मैं अवधेश जी, आप बीच में चले गए थे, मैं आपके पास उससे पहले स्वाति जी से रिस्पॉन्ड लूंगा। स्वाति जी, सवाल ये है कि ये ठीक बात है, अभी पिछले 2 दिन से तमाम हम जब देख रहे हैं चीन के वीडियोस देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं, राहुल जी के साथ नजर आते हैं और उसके बाद खबर आती है उनको कोरोना हो गया। ऐसे में अगर कोरोना को लेकर के एक एडवाइजरी, एक चिट्ठी दे दी गई तो उसको लेकर यह कहना कि हमारी यात्रा से डर गए और कोरोना बहाना क्यों लग रहा है? भाई कोरोना तो एक सच्चाई है ना, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा हमें। अशोक जी, कोरोना जितनी बड़ी सच्चाई है वो सबसे पहले अगर आपको भी याद होगा कि वो राहुल गांधी जी ने ही बोली थी फरवरी 2020। बिल्कुल जब कोरोना, बिल्कुल सही बात आप मानेंगे, लेकिन बीजेपी क्या कर रही थी? नमस्ते ट्रम्प कर रही थी। मानेंगे ये बात? फिर दोबारा जब उसका बदला निकाला जा रहा है क्या? नहीं सर, नहीं बदला नहीं। मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि कोरोना को हम भी बहुत सीरियसली लेते हैं और हमने ही शुरू किया था उसके बारे में बात करना भी। उसके बाद जब दूसरी बारी आई तब क्या हुआ? तब 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, तब कोरोना नहीं था। और चलिए, मैं संजू जी की सारी बातों से सहमत हूँ। मैं तो कह रही हूँ सही बोल रहे हैं कि पिछले 2 दिन में ही ये सब हुआ है। अशोक जी, आपने बोला 2 दिन से ही हुआ है, मान लीजिए 2 दिन से हुआ है। आप मुझे बता दीजिए, अभी हमारा ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनको वो चिट्ठी लिखी गई। एक फ्लावर शो हो रहा है गुजरात में जिसमें हजारों लोग रोज आएंगे, उनको वो चिट्ठी लिखी गई। बाकी जितने भी ये एक कनकरिया फेस्टिवल है उनको चिट्ठी लिखी गई। किसी ने नहीं, उनको कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई। और यही चिट्ठी क्या मोदी जी को भी लिखी गई? यही चिट्ठी क्या बाकी? मोदी जी तो आज मास्क पहन कर आए। राहुल जी, आज की बात नहीं है। मोदी जी आज मास्क पहन कर आए और सलमान खुर्शीद ने कहा कि मास्क का मजाक उड़ा दिया। वो कह रहे हैं मोदी जी बड़े बढ़िया एक्टर हैं, उनको एक्टर बता दिया मास्क पहनने पर। तो वो तो मास्क। अशोक जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको इस बात की इसकी इंटेंट जरूर देखनी पड़ेगी। क्या आपने बाकी 5 लोगों को चिट्ठियां लिखी? अगर आपने चिट्ठी लिखी
तो आप भारत जोड़ो को भी चिट्ठी लिखिए। और हमने ये नहीं कहा कि हम प्रोटोकॉल नहीं मानेंगे। संजू जी 1 मिनट रुकिए आप। अशोक जी, हाँ बोलिए जल्दी। हमने ये नहीं बोला, कि हम प्रोटोकॉल नहीं मानेंगे, हमने ये नहीं बोला कि आप जो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, लेकिन त्रिपुरा में मान लिया 2 दिन से युवा की आपका सवाल टेस्टिंग हुई। ओके, त्रिपुरा में टेस्टिंग हुई, हर जगह। ठीक है 1 मिनट संजू जी 1 मिनट रुकिए, क्योंकि बार बार स्वाति मलिक जी ने इंटेंट पे बात की, इसलिए मैं अवधेश जी को डिबेट। अवधेश जी, आप जब बीच में आपका संपर्क टूटा था तो स्वाति जी ने कहा था कि भाई राहुल जी के इंटेंट को गलत मत समझिए, उन्होंने उनके शब्द जो है इधर उधर कुछ अगर हो गए, सेना को पीट गए, तो उनके इंटेंट पे मत शक कीजिए। लेकिन राहुल जी खुद इंटेंट, सरकार के इंटेंट पे शक कर रहे हैं कि जब कोरोना को प्रोटोकॉल की चिट्ठी आती है तो वो कहते हैं कि भाई चिट्ठी से कुछ नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर, लेकिन सरकार के इंटेंट पे शक है। क्या कहेंगे इस इंटेंट पर आप? देखिए, स्वाति जी की वो नेता है और इस समय जो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग है, पूरा वर्ग तो नहीं है, वो राहुल जी को भविष्य के भारत के नेता के रूप में आगे बढ़ाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है और वो परिश्रम कर रहे हैं, तो जाहिर है स्वाति जी का काम है। लेकिन मुझे तो सच बोलना पड़ेगा, आपने भी सच देखा है, ये कोई पहली बार हो रहा है कि हमको आपको आश्चर्य होगा और हम कल्पना करें कि नहीं, इस देश में विदेश और बाकी मुद्दे पर एकजुटता हो जाएगी। क्या आपको डोकलाम के समय का स्थिति याद नहीं है क्या हुआ है? गलवान का याद नहीं है आपका क्या हुआ है? और पिछली बार जो कोरोना की दूसरी लहर थी, तो जो दुनिया भर में जो दुष्प्रचार हो रहे थे, टूलकिट बने थे, और उस टूलकिट के आधार पर भारत विरोधी जो अभियान चल रहा था, आपको पता है उसमें कौन शामिल थी? उसमें कांग्रेस के जो है सोशल मीडिया देखने वाली जो वो महिला थी। तो ये सब चीजें ऐसे चल रही है इस समय, ये वो कांग्रेस नहीं है जिस कांग्रेस को हम लोग जानते और समझते थे। जब हमारे देश में पाकिस्तान के मामले पर जब भारत सरकार से लड़ाई हो सकती है, जब आपके देश में सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन हो सकता है और सेना तक को घेरे में लाया जा सकता है, जब सेना को बलात्कारी और क्या क्या कहा जा सकता है, तो ये कल्पना मत करिए कि अब इस समय हमारे देश में चीन के मुद्दे पर या कोरोना के मुद्दे पर कोई एकजुटता हो जाएगी। अभी तो जयराम रमेश जी कहा कि क्रोनोलॉजी देखो, अब अगर अब जैसे ही ये पहुंच रहा है दिल्ली की ओर हमारी यात्रा, कि अब कोरोना सामने आ गया है, यानी कोरोना भी बीजेपी मैनेज कर रही है। तो इसलिए हमारा कांग्रेस, ये इस समय की कांग्रेस जो है, उसको मैं वो कांग्रेस मानता नहीं हूं। इससे मैं यही उम्मीद करता हूं, क्योंकि कांग्रेस के जो मैच्योर लोग हैं इस समय, वो मुख्य धारा में नहीं है। वो मैच्योर लोग लंबे समय से मुख्य धारा में नहीं है, वो आएंगे तो शायद स्थिति बदलेगी। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, जो इन्होंने कहा कि ये कोर ग्रुप बना के और उस पर बात होनी चाहिए। क्या कांग्रेस को पता नहीं है कि अभी जो अरुणाचल में भी सामान्य सी घटना हुई है, ऐसी हो सकती है लगातार 10 घटनाएं हो जाए। ये विषय इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा कांग्रेस ने इसको बनाने की कोशिश की है। एक सामान्य जानकार आदमी भारत के संबंधों को जानता है कि बड़ा नहीं है। तो अगर वो कांग्रेस जिसने लंबे समय तक देश पर शासन किया, वो पार्टी अगर इस समय सामने हो, मैच्योरिटी हो, तो इस प्रकार से उठाएगी ही। ओके, आपने इंपॉर्टेंट बात संजू जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं ब्रेक लेकर के जनरल कुलकर्णी के पास आऊंगा, क्योंकि आपने कहा कि जो कुछ अभी हुआ था, ये दरअसल ये सब चीजें होती रहती है, इतनी छोटी घटना थी लेकिन उसको ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है। संजू जी रिस्पॉन्ड कीजिए आप पहले, फिर मैं जनरल कुलकर्णी के पास जाऊंगा। अशोक जी, मुझे कई बार ताज्जुब भी होता है और बड़ा हास्यास्पद लगता है जब कांग्रेस के प्रवक्ता एक के बाद एक डिबेट पर आकर कहते हैं, देखिए हमारे राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी मोदी सरकार को, इसलिए तो मोदी सरकार ने संक्रमण पर नियंत्रण पाया, इसीलिए तो वैक्सीनेशन ड्राइव जारी की गई। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको डंके की चोट पर कहती हूँ, हर जगह पता है, नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली वैक्सीन की डोज, वो कोवैक्सीन थी, 1 मार्च 2021 को ली थी एम्स दिल्ली में। उन्होंने अपनी सेकंड डोज ली थी 7 अप्रैल 2021 में। मुझे बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए, राहुल गांधी की पहली डोज कब ली, सेकंड डोज कब ली और कौन सी वैक्सीन ली? इसको लेकर भी बहुत सारी सीक्रेसी है। अरे एक और आप ये कहते हैं कि हमारे कहने पर मोदी सरकार ने संक्रमण पर नियंत्रण पाया, नहीं तो कोविड महामारी तो पूरी तरह से इंडिया को तहस नहस कर देती। और दूसरी तरफ आपके राहुल गांधी खुद ने वैक्सीन ली या नहीं ली पता नहीं। आपके भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इन्होंने अखिलेश यादव की तरह कहा था कोवैक्सीन मैं तो नहीं लेने वाला। सबसे ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज कहां देखी गई? राजस्थान में। इनके एक मिनट अशोक जी, 10 सेकंड और। एक बात आपके दर्शकों को आज कहूंगी, जब कोविड महामारी पर इतनी चर्चा हो रही है,
रूलिंग सत्ताधारी पार्टी की मैं प्रवक्ता हूं। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से संपन्न होने वाली और दुनिया की सबसे बड़े पैमाने पर इतनी सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव संपन्न करना, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के विजन के कारण हुआ है। 220 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी हैं। ओके 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 220 करोड़ से ओके स्वाति जी, जल्दी से एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग उठा। कांग्रेस जो है चीन पर ट्रांसपेरेंसी चाहती है, लेकिन पब्लिक हेल्थ के इश्यू पर राहुल जी ने वैक्सीन ली नहीं ली, इस पर आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते? अशोक जी बिल्कुल चाहते हैं, और तो हमने ये राहुल जी ने कब वैक्सीन ली है देश को पता हमारा तो कहना, अशोक जी हमारा तो ये कहना है कि जब हमने वार्निंग दी तब आपने उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया। राहुल जी ने वैक्सीन नहीं ली, हमने ये नहीं, हमारी तो शिकायत ही है सरकार। नहीं स्वाति जी, सवाल ये उठ रहा है राहुल जी ने वैक्सीन ली नहीं ली, देश को जानकारी नहीं कौन सी ली है? देखिए अशोक जी, प्रधानमंत्री जी का काम है सबके सामने इंजेक्शन लगाना, एक कॉन्फिडेंस पूरे देश का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। नहीं संजू जी सुन लीजिए, नहीं स्वाति जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी जवाब ही दे रही हूँ, देंगे तो दे दूंगी। फाइजर लगाइए क्या? नहीं आप रुकिए, बताइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ अशोक जी, जब हमारे देश में वैक्सीन बनी तो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक ड्यूटी है कि पूरे देश को कॉन्फिडेंस दिलाएं कि मैं लगवा रहा हूँ, आप सब भी लगवाइए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का डायरेक्टर ऑफ एम्स ने भी। अरे स्वाति जी एक मिनट, संजू जी एक मिनट। स्वाति जी, प्रधानमंत्री की तो जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष का नेता होने के नाते जो भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि भारत को एक मैसेज दें कि देखो मैंने वैक्सीन लगाई, आप भी लगवाइए। उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो भारत जोड़ने निकले हैं। इतने कॉन्फिडेंटली क्यों कहा जा रहा है कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई? मैं तो सवाल उठा रहा हूँ। उनकी डेट अशोक जी कल दोबारा 9 बजे आपसे फिर मिलेंगे, उनके सर्टिफिकेट भी आएंगे, और क्या करूँगा, और क्या कह सकते हैं? ओके नहीं, ये देखिए, ये सवाल सिर्फ लोग इसलिए क्योंकि भारत की वैक्सीन को लेकर के, और मैं बार बार कह रहा हूँ ये सवाल इसलिए बड़े वैलिड हैं क्योंकि भारत की वैक्सीन को लेकर जब भारत ने 2 वैक्सीन बनाई, विपक्ष के तमाम नेताओं ने, आपने कहा राहुल जी ने चेताया था, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने वैक्सीन का मजाक भी बनाया था। इसलिए देश जानना चाहता है कि भी विपक्ष के नेताओं ने वो वैक्सीन लगवाई नहीं लगाई। हाँ अशोक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए थे, तो इसलिए सवाल जरूरी है। पर मैं एक छोटा सा ब्रेक और ले रहा हूं, फिर जनरल कुलकर्णी आपके पास आ रहा हूं जल्दी से इस ब्रेक के बाद। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो दो टूक आप देख रहे हैं, चीन पर टकराव, कोरोना पर बवाल भारतीय राजनीति में उठ रहे हैं, कैसे कैसे सवाल, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। जनरल कुलकर्णी, दो पक्ष हैं जब हम चीन के इस अतिक्रमण की बात करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं और पिछले 5, 6, 7, 10 सालों में शायद 600 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी, और जब हम देख रहे हैं कि भारतीय सैनिकों ने उनको पीट कर भगा दिया, तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना जैसे अवधेश जी ने कहा। पर कुछ लोग कहते हैं भाई चीन अगर हमारे अतिक्रमण कर रहा है तो बड़ा मुद्दा तो है, हम इसको कैसे अंडर द कारपेट कर सकते हैं? क्या इसके बीच बैलेंस हमारा एक अप्रोच होनी चाहिए? अशोक जी, सबसे पहले तो चीन के ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन है। चीन एक बहुत धूर्त देश है, बातचीत में लगा रहता है, पर अपनी कार्रवाई जो उसको करनी है उसके ऊपर ही हमने देखना है कि उसके जो नियत है वो कैसी है। जरूर सबसे पहले इस तरह की घटनाएं पहले भी होती आई हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन इस घटना में और पहली वाली घटनाओं में अंतर बहुत बड़ा है। एक तो नफरी बहुत ज्यादा थी और समय जो है वो बिल्कुल ही अलग, सवेरे 3 बजे और नफरी 300 या 600 जो जैसे कह रहे हैं, ये पेट्रोलिंग नहीं होती, ये तो एक तरीके से नापाक हरकत और इनकी नियत में खोट। उन्होंने सोचा कि यांगसे के ऊपर अगर हम अपने पांव जमा ले और थोड़ा भी इलाका पकड़ ले, उसके बाद हम बातचीत करते रहेंगे। भारत को किसी तरीके से नीचे गिराना, भारत के ऊपर हावी होने की कोशिश करना, और इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो शी जिनपिंग है। उससे ऐसे पेट्रोलिंग जो होता है बहुत कम नफरी में आती है। लेकिन ये सब करने के बावजूद एक बात साफ जाहिर होती है कि भारतीय फौज तैयार थी, चाहे वो 300 की नफरी में हो, हमारी कम नफरी हो, और जिस प्रकार से भारतीय फौज ने उनको ढकेला और पीछे फेंका और उन्होंने अपने कदम वहां पे नहीं जमा सके, साफ जाहिर करता है उसके बाद चीन चुप बैठा हुआ है। तो ये इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा आपको लगता है बनने की जरूरत नहीं थी? इसको राजनीतिक मुद्दा इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं आपको लगता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बात का पतंगड़ नहीं बनाना था। अगर कोई शक सवाल है तो प्राइवेटली जाकर के पूछते लेते थे, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में और इसमें बड़े बड़े नेता अगर कुछ बोलेंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है ठीक नहीं लगता है। ओके। अब मेरा अंत में स्वाति जी और संजू जी से जल्दी मैं आखिरी सवाल मैं चाहूंगा, 1 से कम मिनट में भी अगर आप अपनी बात पूरी कर लेंगे तो अच्छा होगा। स्वाति जी, 24 तारीख से तो भारत जोड़ो यात्रा वैसी छुट्टी पर जा रहे हैं राहुल जी, तो सवाल यह है कि 24 तारीख से जब छुट्टी पे जाना है तो कोरोना प्रोटोकॉल का चिट्ठी आई, तो ये क्यों कहना है कि भाई हमारी यात्रा रोक रहे? वो तो खुद ही स्थगित कर रहे हैं कुछ दिन के लिए यात्रा, फिर ऐसा कोरोना को लेकर बहानेबाजी वाले सवाल क्यों उठाना? अशोक जी, पहले मैं बता दूं कि जब आप ब्रेक पे गए तो मैंने भी सर्च किया कि राहुल गांधी जी ने वैक्सीनेशन शॉट कब लिया था। तो 31 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला जी ने पूरा बयान किया है कब उन्होंने शॉट लिया है, सोनिया जी ने कौन सा लिया है, प्रियंका जी ने कौन सा लिया है। पहले मैं ये बता दूं आपको, पहले ये डाउट क्लियर कर दूं। जी ठीक है। मुझे बिल्कुल इतनी बड़ी बात थी नहीं, कभी दिमाग में भी नहीं आया कि उन्होंने कब शॉट लिया कब नहीं लिया। ठीक है, कभी ये भी बताइएगा कौन सा लिया ताकि भारतवासियों का सीना चौड़ा हो जाए कि भारत में बनी वैक्सीन ली। जी, सोनिया जी ने कोविशील्ड लिया है सर, वो तो आ गया है। ठीक है, राहुल गांधी का पता नहीं, चलिए कोई नहीं ऐसा कहा जाता है, फाइजर वैक्सीन ली है ये कहा जाता है। कहा जाता तो संजय जी बहुत कुछ है। ओके पे आ जाए, मेरे पास समय, मैं ओवरशूट कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ संजू जी, आ रहा हूँ, 1 मिनट, आप दोनों ओवरशूट कर रहे हैं। मैं संजू जी, स्वाति जी जल्दी से, तो मैं फिर पूछ रहा हूँ कि जब छुट्टी पे जा ही रहे थे तो फिर सवाल है कि क्यों कहना कि ये बहाना है? आप छुट्टी पे जा रहे थे तो कोरोना जी, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, हमने उसको मना नहीं किया। लेकिन हम ये तो 24 से भी जा रहे हैं, ये भी आपको पता है, ये भी सबको ही पता है, 10 दिन के लिए ब्रेक हो रही है, ये भी सब बात है। सब यात्री अब अपने घर जाएंगे, सब नए साल पे अपने
परिवार के साथ रहेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो अगले 2 दिन है, क्योंकि हमने इसलिए कहा क्योंकि हम दिल्ली आने वाले हैं शनिवार को। चलिए ओके, दिल्ली आने वाला है, वो आपको इंपॉर्टेंट पड़ाव लगता है। संजू जी आखिरी जब वो 10 दिन के लिए कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंचे हैं। ठीक है संजू जी जब वो 10 दिन के लिए छुट्टी ले ही रहे थे तो फिर आप लोगों ने अननेसेसरी चिट्ठी भेज के उनको मौका दे दिया ये कहने का कि हमसे डर गए। अशोक जी, मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगी क्योंकि बहस में मुझे जो कहना था मैंने कह दिया जी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने लगातार हमारी फौज का जो अपमान किया है वो पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है। कोई भी कांग्रेस प्रवक्ता कुछ भी कहे, चीन ने आकर हमारी फौज की पिटाई की, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान हो नहीं सकता। आपको जितना समर्थन करना है राहुल गांधी का करिए, जनता बेवकूफ नहीं है। पर 10 सेकंड, जो मेरे साथ बैठकर खाना भी खाता है, जो मेरे साथ बैठकर खाना भी खाता है, जो मुझे अपना भाई बताता है, वो मेरा धोखेबाज दोस्त है। वो और कोई नहीं, मेरा धोखेबाज दोस्त है जो गैरों के सामने मुझे बुरा बताता है, जो गैरों के सामने मुझे बुरा बताता है। आज के पॉलिटिकल सिनारियो में घर का भेदी लंका ढाए आज के विभीषण राहुल गांधी हैं। अरे ठीक ओके चलिए हम बस जवाब तो ले लीजिए। मेरे पास मैं देखिए पहले 10 मिनट से ज्यादा 10 बजे से ज्यादा हो चुके हैं। मेरे प्रोड्यूसर मुझे कई बार कह चुके हैं वाइंड अप करो, लेकिन मैं इसी नोट पे वाइंड अप कर रहा हूं। देखिए आप लोगों की राजनीतिक तूतू मैं जो सब चलती रहती है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कम से कम कोरोना जैसे मुद्दों पर, चीन जैसे मुद्दों पर, उसमें देश में एक आवाज सुनाई देगी ना तो देश के लोगों को अच्छा लगेगा। देश के लोगों को जो है उनका आत्म जो सम्मान है और उनके आत्मविश्वास है बढ़ेगा। ये सभी पार्टियों को सोचना चाहिए। समय इतना ही है, कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।